हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम में पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस ना देखी हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर पहले की वीडियोस ज़रूर देख लें। आज का पहला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम के द्वारा गृह कर, चुंगी, मनोरंजन, ये सभी कर लगाए जाते हैं, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नगर निगम जो होती है वो सर्वोच्च शहरीय व्यवस्था होती है। जहां पर 5 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उन्हीं शहरों में नगर निगम का की स्थापना की जाती है। नगर निगम में एक अध्यक्ष होते हैं जिसे मेयर या महापौर कहते हैं, और ये निजी मकानों और जमीनों पर गृह कर लगाती है, चुंगी कर भी लगाती है, साथ ही ये मनोरंजन पर भी कर लगाती है। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि यह डांडी प्लेस कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है कर्नाटका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुजरात। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा की थी, और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया था। मतलब अंग्रेजों ने मना किया था नमक बनाने के लिए, तो उन्होंने उनका कानून तोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य हैं। पहला ऑप्शन है कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरल। दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा। और चौथा ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य हैं। इन्हें हम जरा मैप में देख लें तो समझ में आ जाएगा। आपका तमिलनाडु कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। तो इसके निकटवर्तीय देखिए, यहाँ पे केरल है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पर कर्नाटका है। तो आपको समझ में आ जा रहा है। और इधर इस साइड में पौंडीचेरी है। तो आपको समझ में आ जा रहा है कि कौन से राज्य इसके निकटवर्तीय राज्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। दूसरा ऑप्शन है केरल, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल। तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लास्ट वाला, कर्नाटक, केरल और गुजरात। आप इसे फिगर में भी देख के समझ सकते हैं। ये है आपका अरब सागर, और देखें यहाँ पे कौन कौन है? केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया था? केरल, कर्नाटका और गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आपको इसमें अदिश राशि बताना है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा ऑप्शन है संवेग और चौथा ऑप्शन है भार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमान। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। ऐसी भौतिक राशि जिसमें मात्रा और दिशा दोनों निहित होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सदिश राशि। जैसे कि वेग, बल, संवेग इत्यादि सब क्या है? सदिश राशि। और ऐसी राशियाँ जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। तो क्या समझ में आया कि सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? जिसमें परिमाण मतलब मात्रा और दिशा दोनों निहित होती हैं तो वो होंगी सदिश राशियाँ, और जिसमें सिर्फ परिमाण होगा वो क्या हो जाएंगी? अदिश राशियाँ हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती या शिफ्ट कल्टीवेशन का रिवाज है? तो पहला ऑप्शन है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जहां पर स्थानांतरित खेती का रिवाज है। अगला प्रश्न है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
पहला ऑप्शन है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है या पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है ये बात नहीं होगा, बाढ़ होगा। बाढ़ स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की रूपरेखा से अलग करते हैं। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। जो बांध होते हैं, विद्युत के लिए बनाए गए बांध होते हैं, वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। क्योंकि जो बांध होते हैं वो नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह होता है उसे रोक देते हैं, सीमित कर देते हैं, रोक नहीं देते, सीमित कर देते हैं। और जिससे उनमें जो रहने वाले जीव होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। बांध या जो जलाशय होते हैं, जो उनके कारण होने वाले प्रभाव होते हैं वो दीर्घकालिक रूप से प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, मतलब कोई भी प्रकाश किरण होकर नहीं जाएगी, तो ऐसी वस्तु कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है आपका अपारदर्शी, दूसरा ऑप्शन है पारभासी, तीसरा ऑप्शन है पारदर्शी और चौथा ऑप्शन है उत्तल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अपारदर्शी। अपारदर्शी से कोई भी किरण प्रकाश गुजर कर नहीं जा सकती है। अगला प्रश्न नहीं, थोड़ा सा इसको हम समझ लेंगे कि ये पारदर्शी पदार्थ कैसे होते हैं। तो जिन पदार्थों से प्रकाश गुजर सकते हैं उनको हम लोग पारदर्शी कहते हैं, मतलब प्रकाश जिनसे गुजर जाए वो पारदर्शी होंगे। जैसे कि कांच हो गई, हवा हो गया और साफ पानी हो गया, स्प्रिट हो गया, ये सारे क्या होते हैं? पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण होते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ कैसे होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश होकर ना गुजरे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कुर्सी, दीवार, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, किताब, पत्थर का टुकड़ा और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनसे क्या हो कि प्रकाश किरण के सूर्य के प्रकाश जो है वो होकर ना गुजरे, या कोई भी प्रकाश उनसे होकर ना गुजरे, तो वो क्या हो जाएंगे? अपारदर्शी हो जाएंगे। अगला टॉपिक है पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ कैसे होंगे? ऐसे पदार्थ जिनसे हम लोग स्पष्ट रूप से कुछ भी ना देख सकें, दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। तो कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो आंशिक रूप से उसे पार कर पाती हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे कोई चिकना कागज हो गया या फिर कोई रंगीन कांच हो गया, उन सब से हम लोग क्या करते हैं? पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं लेकिन दिखाई जरूर पड़ता है, तो वो सब होते हैं उदाहरण पारभासी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश पंजाब और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ है हमारा जम्मू कश्मीर, तो ये हो गया इसके दो पड़ोसी राज्य, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और इधर का हो जाएगा पंजाब। तो समझ में आ गया कौन इसके पड़ोसी होते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है आपका उनकी त्वचा पर बालों के कारण, दूसरा ऑप्शन है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं और चौथा ऑप्शन है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? पहला ऑप्शन है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, दूसरा ऑप्शन है मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया HIV एड्स डेंगू और चौथा ऑप्शन है HIV एड्स हैजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, डेंगू मलेरिया एंड चिकनगुनिया। डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जो होती है ये मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। डेंगू और जो चिकनगुनिया होती है ये एडिज मच्छरों के काटने से फैलती हैं। दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं, दोनों में ही जोड़ों में दर्द होते हैं, लेकिन जो चिकनगुनिया होती है इसमें जो ये दर्द होता है ये कई वर्षों तक हो सकता है, मतलब ये वर्षों तक रह सकता है। जबकि जो मलेरिया होता है वो एक मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है। उस मादा मच्छर का नाम क्या है? एनोफिलेज।
जिसकी वजह से ये मलेरिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, घटपर्णी पौधा निपेंथीस कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। चौथा ऑप्शन है, कीड़े मकोड़ों मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये देखिए सुराही नुमा, नीचे का इसका हिस्सा सुराही नुमा है इस तरह से, और ऊपर का ये हिस्सा खुला रहता है और इसके ऊपर ये ढक्कन जैसा आपको दिख रहा होगा। ये जब भी कोई इसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? पहला ऑप्शन है बंद गोभी भिंडी गुड़, दूसरा ऑप्शन है आंवला पालक गुड़, तीसरा ऑप्शन है आंवला पालक आलू, और चौथा ऑप्शन है आंवला आलू टमाटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, आंवला पालक गुड़। आंवला पालक और गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लौह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों और महिलाओं में पाई जाती है। लौह तत्व से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। लौह तत्व की कमी से रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है जिसे आरक्तता या एनीमिया कहते हैं। तो खून की कमी की जो बीमारी होती है उसका नाम क्या होता है? एनीमिया या आरक्तता होता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अमेरिका से। जो मिर्च है इसका उद्गम अमेरिका के मैक्सिको में माना जाता है, और मिर्च को इंडिया में लाने वाले, भारत में लाने वाले कहाँ के थे? दक्षिण अमेरिका के व्यवसायी थे। और जो मिर्च होती है ये कैप्सिकम वंश की एक पादप फल है और यह सोलेनेसी कुल का एक सदस्य भी है। इसके स्वाद, तीखेपन और गूदे की मात्रा के अनुसार इसका प्रयोग एक सब्जी और मसाले दोनों की तरह किया जाता है। सब्जी के तौर पर जैसे कि शिमला मिर्च, और मसाले के तौर पर जैसे कि लाल मिर्च। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? पहला ऑप्शन है शकरखोरा, दूसरा ऑप्शन है बया, तीसरा ऑप्शन है कलचिड़ी, और चौथा ऑप्शन है फाख्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, फाख्ता। और फाख्ता पक्षी कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपने अंडे पत्थरों के बीच सड़कों के किनारे देती हैं? पहला ऑप्शन है कौवा, दूसरा ऑप्शन है कोयल, तीसरा ऑप्शन है कलचिड़ी, और चौथा ऑप्शन है फाख्ता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, कलचिड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। तो कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और ये इनके अंडे हैं। और ये आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं में से पारदर्शी वस्तुएं हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन सी पारदर्शी वस्तुएं हैं, और ये आपका आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको खुद देना होगा, और वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिल जाए। और इस वीडियो में साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।